चलिए, तो हम एक न्यू चैप्टर, और इस चैप्टर के आगे मैं जब अगर लिख दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 और आएगा ये 18 नंबर का, और इसके और में भी यही चैप्टर रहेगा चॉइस में, क्योंकि आपको हर चैप्टर में चॉइस मिलता है। इस चैप्टर में कोई चॉइस नहीं है, इस चैप्टर के चॉइस में यही रहने वाला है। सर चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सैलरी से जब पैसे कमाए जाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, और इसके अंदर 15 से लेके 17 सेक्शन के बीच में सारे के सारे प्रोविजन को बताया गया है कि भैया किसी न किसी 15, अब ये मत समझना दो ही सेक्शन है, इसमें काफी सारे सेक्शन हैं। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा ओवरव्यू दूं आपको सेक्शन का, तो देखो सेक्शन 15 है, सेक्शन 16 है, 16(2) है, 16(3) है, 17 है, 17(1) है, 17(1)(2). तो इस तरीके से अगर हम आगे चलें, और ये कुछ सेक्शन 10 वाली भी बात आ जाएगी इसके अंदर, रूल और 10 ATC तक का। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे आपके सैलरी वाले चैप्टर के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, चैप्टर है आपका ये सैलरी। और अगर मैं टैक्स देने की बात करूं ना, हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा सैलरीड पर्सन ही टैक्स देता है, क्योंकि वो टैक्स देता नहीं है, कंपनी उनके काट लेते हैं। आप अपने अगर जिनके भी जॉब कर रहे हो पेरेंट्स वगैरह, या इवन आप भी शायद जॉब कर रहे होगे, और आपकी सैलरी अगर 30,000 से अबव है, तो आपको 30,000 नहीं मिलेगा, आपकी सैलरी इनकम टैक्स काट करके फिर आपको देंगे, और जो सेल टैक्स कट गए हैं उसको आप आगे रिटर्न फाइल करके करके आप ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर सैलरी क्या है। सैलरी देखते हैं है क्या। अब सैलरी में मान लो एक आपका ऑनर होगा, ये है ऑनर, ये ऑनर है, और आप अगर इनके पास जॉब करते हो, अगर आप इनके पास जॉब करते हो तो आपको बोला जाता है आप हो वर्कर नॉर्मली, लेकिन जो प्रोफेशनल वर्ड है वो बोला जाएगा एम्प्लॉय। आपको बोला जाएगा एम्प्लॉय। और जो ऑनर है वो आपका मालिक है, लेकिन प्रोफेशनली इसको बोला जाएगा एम्प्लॉयर। इसको बोला जाएगा एम्प्लॉयर। तो यहां पे एक तो एम्प्लॉय है और एक कौन है? एम्प्लॉयर। तो पहले एम्प्लॉयर कौन होगा? जो आपका ऑनर होगा। और एम्प्लॉय कौन होगा? जो आप अपने आप को एज अ ऑनर भी ट्रीट करके चलना, कि भैया क्या आप एज अ एम्प्लॉय ट्रीट करके चलना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑनर मत समझना, एज अ एम्प्लॉय ट्रीट करके चलना है आपको। अगर हम बात करें कि एम्प्लॉय की, तो जो ऑनर है ना, इस एम्प्लॉय का बहुत ध्यान रखता है, बहुत ध्यान रखता है इस एम्प्लॉय का ऑनर। अब कैसे ध्यान रखता है? हर एक चीज, जब आप कहीं जॉब करोगे तो बट ऑब्वियस है कि अगर मान लेते हैं किसी भी तरीके की जॉब बताएं, तो आप नॉर्मली मान लो अभी आपकी एज, आप अभी पढ़ रहे हो, तो एज कितनी होगी आपकी? नॉर्मली मान लो 20 साल मान लेते हैं, मैक्सिमम 20 होगी, वैसे 18, 19, 20 इसी के अराउंड हो गए, या 21 भी मान लो। तो मैं मान लेता हूं कि आप 23 साल से उम्र से काम करोगे, और आप लगातार काम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और आपकी एक उम्र हो जाती है जो सरकार ने भी सोचा हुआ है, और आप भी सोचते हो कि भैया 60 साल के उम्र तक तो हम काम कर सकते हैं, और 60 साल के बाद आप काम करने के इच्छुक ही नहीं होते हो। आप बोलते भैया अब हमसे काम नहीं होगा, हमारी उम्र हो चुकी है, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, तो अब काम नहीं होगा। यानी 60 साल जैसे ही क्रॉस करेगा, आपका 60 ईयर जैसे ही क्रॉस करेगा,
आप रिटायर हो जाओगे। तो रिटायर वर्ड का मतलब समझ में आया क्या होता है? कि आपके जब आपने नौकरी नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दिया, तो उसे रिटायर बोले जाते हैं। तो अगर आप मेरे पास जॉब कर रहे हो, सपोज करो, तो आपने अपना पूरा उम्र, देखो आप 23 से लेके 60, लगभग लगभग आप 35 साल तो मैं मिनिमम मान के चलूं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और मेरे ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो आप 35 साल। तो मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप मेरे से इसलिए जुड़े हो क्योंकि आपकी उम्मीदें हैं कि मैं इनके पास काम करूंगा तो तभी मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगा। अभी हालांकि बच्चे हैं नहीं, लेकिन जो एम्प्लॉय होगा वो सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगा, अपने बच्चे को स्कूल भी भेजूंगा और साथ में घर भी लूंगा, साथ में कार भी लूंगा, स्कूटर भी लूंगा, लैपटॉप भी लूंगा, ये बड़े सारे ड्रीम होंगे। तो मुझे अगर ये सारी चीजें मैंने आपकी कंप्लीट पूरी नहीं की, तो ऐसे सिचुएशन में आप मेरे पास जॉब नहीं करने वाले। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी नीड्स की बात करूं, तो नीड्स को अगर मैं डिफाइन करूं, तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक नीड्स, सर बेसिक नीड्स क्या होंगे आपके? आपका डेली का खाना 2 वक्त का, और 2 वक्त के खाने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, खर्च होते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में। तो बेसिक नीड्स के लिए हम आपको देंगे एक बेसिक सैलरी। हालांकि जब आप कहीं नौकरी करते हो तो आपको ऐसा होता है कि आपको इकट्ठा 50,000 मिल गया, आपने बोला जी मेरी सैलरी 50,000 है। नहीं नहीं, सैलरी आपकी 50,000 नहीं, उस 50,000 में एम्प्लॉयर ने सारी बातों का ख्याल रखते हुए आपको 50,000 दिया है। अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूं तो मान लेते हैं आपकी बेसिक सैलरी जो है वो होगी 5, या मान लेते हैं 10,000 मान लेते हैं। मेरे हिसाब से बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब है जिससे आपका दाल रोटी चल पाए, आपको पिज्जा वगैरह नहीं खाना है। तो 10,000 पूरे साल में इनफ टू इनफ है आपका। अब देखा जाए सर, बेसिक नीड्स के साथ साथ अब लोगों में एक ये चिंता रहती है, यार महंगाई बढ़ गई, बोलते हैं ना यार महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही। तो उस महंगाई को ख्याल रखते हुए मुझे महंगाई के लिए भी थोड़े से पैसे देने के, अगर महंगाई बढ़ गई तो उसको कैसे ट्रीट करोगे, जिसको हम बोलेंगे डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस यानी जब जब कुछ ऐसी आपदा आएगी, ऐसी लगेगा कंपनी को कि आपकी जरूरत बन रही है, तो उसको अलाउंस के रूप में आपके सैलरी में ऐड करके दे देंगे। जब हमें लगेगा कोविड आ गया तो मैं कोविड अलाउंस दे दूंगा, मान लो अर्थक्विक आ गया तो मैं अर्थक्विक अलाउंस दे दूंगा। मतलब कि भाई मैं लगेगा कि आप परेशान हो तो मैं आपको पैसे उसी परेशानी के नाम से दूंगा, और जैसे ही वो परेशानी खत्म होगी वो मैं कम कर दूंगा। तो आपको लगता है महंगाई होगी तो मैं डियरनेस अलाउंस दे दिया, सपोज करो मैंने दे दिया 5,000 महंगाई के नाम पे। अब आप कहते हो सर हमारे बच्चे हैं और बच्चों को स्कूल भेजना है, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, मैंने बोला चलो वो भी देखना जरूरी है, तो मैं आपको दूंगा एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मान लेते हैं कि मैंने दिया 5,000, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, मालिक ये सारी चीजें देगा आपको। फिर बोलोगे सर मैं अपने बच्चों को यहां नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो भेजूंगा उसको पीजी में पढ़ाऊंगा, यानी हॉस्टल के अंदर। पीजी को क्या बोलते हैं? वैसे पीजी बोलते हैं, वैसे नॉर्मली होता है हॉस्टल में पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पे बिगड़ रहा है मेरा बच्चा। तो मालिक ने सोचा यार इसका बच्चा बिगड़ रहा है तो चलो अब इसके लिए भी थोड़े पैसे बढ़ा देते हैं। तो आपको जो दिया जाएगा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, मान लेते हैं 2,000 दे दिया, हर महीने की बात कर रहा हूं मैं, फैन ऑफ ही कर दो आगे आ जाऊं। तो हर महीने दूंगा मैं 2,000 हॉस्टल के लिए, क्योंकि भैया मुझे ख्याल रखना है आपका, जब मैं आपका ख्याल रखूंगा तो आप मेरे पास काम करोगे। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बोले कि मैं इतना बड़ा ये हूं, मैं ये हूं, विदाउट एम्प्लॉय वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ है ही नहीं। 10% मालिक देखता है, 90% एम्प्लॉय के ऊपर सारा दामोदार होता है। तो मालिक उनकी बातों को समझते हैं और करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ना एक ऐसा रहता है, यार प्राइवेट नौकरी में लाइफ नहीं है कब तक।
कोई भी जहां पे आप अच्छे से काम करोगे तो कोई नहीं आपको कभी भी, अनटिल अनलेस वो दुकानदारी उसकी जब तक बंद नहीं होती, आपको कभी हटाएगा नहीं अगर आपने ईमानदारी से काम किया और लगता है कि आप उसके लिए एसेट्स हो। हाँ, अगर आप लाइबिलिटी बन के वहां काम करोगे तो फिर आपको हटा देंगे वो। अब भाई इसके साथ साथ सर हॉस्टल एक्सपेंडिचर के बाद आपने बोला भैया आना जाना पड़ता है, बस आपने दूर ऑफिस पड़ता है, आप ये मेरा इंतजाम कराओ, तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मालिक ने बोला कोई बात नहीं, हम इसके लिए भी देते हैं। तो आपको आने जाने के लिए कौन सा अलाउंस मिल जाएगा, ट्रेवल कन्वेंस अलाउंस कह लो या ट्रेवल अलाउंस कह लो, वो दे देंगे हम आपको। मान लेते हैं 1,000 रुपए महीने की ये दे दिया आने जाने का किराया। आपने कहा भैया लंच घर से सुबह सुबह बनाऊं आऊंगा मैं तो लेट हो जाऊंगा मैं, या तो आप मेरा लंच यहीं इंतजाम कराओ या फिर मुझे लंच का पैसा दो, मैं बाहर खा लूंगा। तो या तो मैं आपको लंच अलाउंस दे सकता हूं या फिर मैं यहीं पे कैंटीन खोल दूं और यहां पे मैं आपका इंतजाम, आपने देखा होगा बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह में कैंटीन होता है और वहां फ्री खाना होता है। फ्री खाना इसलिए होता है क्योंकि वर्कर इंपॉर्टेंट है। आपने बोला सर लंच वंच का इंतजाम कराओ, तो मैंने लंच दे दिया, ये लो भाई तुम खुश रहो, 500 रुपए महीने का लंच अलाउंसेस दे दिया, जोड़ दिया। अब ऐसा नहीं है कि जितने खर्च होंगे उतने ही, आप बोलोगे ताज होटल में लंच करेंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। मतलब जितना जायज है उतना दे देंगे, कम बढ़ती तुम भी लगाओ भाई जेब से। इसके बाद मैंने कहा कि भाई एक काम करते, तुम्हारा हम ट्रांसफर कर देते हैं, अभी दिल्ली में हो तो हम तुम्हें भेज देते हैं, मान लेते हैं राजस्थान भेज देते हैं। तो आप बोलोगे सर दिल्ली में है, राजस्थान में फिर कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। ऐसे एरिया में भेज रहा हूं मैं जहां पे दिल्ली से कम फैसिलिटी है। आप बोलोगे सर मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली में काम करूंगा। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी भी किसी एम्प्लॉय को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा जाता है, अगर आपको मतलब अच्छे स्टेट में भेजा जा रहा है तो आप तो खुशी खुशी बोलोगे हाँ सर बताओ कब जाना है। लेकिन आपको डाउन ग्रेड किया जाएगा तो फिर आप मना करोगे। लेकिन आपको वहां भेजने का एक ही तरीका है, क्या, सैलरी। मैंने बोला चलो सैलरी बढ़ा देते हैं आपको, आपको अलग से मैं 2,000 रुपए 5,000 रुपए और बढ़ा देता हूं, जिसको मैं बोलूंगा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। 5,000 रुपए दे दिया और ये सब जुड़ के आपको मिलेंगे, तब देखना सैलरी कितनी होगी। वैसे बेसिक कितनी है, 10,000। उसके बाद आपने बोला सर मैं वहां पे जा रहा हूं और जाने के बाद वहां मेरा घर है नहीं, मैं कहां ढूंढूंगा किराए पे। मैंने बोला वो चिंता मत करो, वो भी मैं घर दे दूंगा। बोला फिर घर के अंदर नौकर, बोला नौकर भी देंगे। फिर बोला घर से ऑफिस कैसे आऊंगा, मैंने कार भी देंगे। सर खाना कौन बनाएगा, कुक भी देंगे। यानी मैं आपको रेंट फ्री, जहां रेंट लगेगा ही नहीं, अकोमोडेशन दे दूंगा। अकोमोडेशन होता है मतलब रिहाइश के लिए, उसमें टीवी फ्रिज और सब है, आराम से रहिए आप। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जो कि जहां काम करते हैं वहीं रहने के लिए देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लू ना, तो जितने भी हॉस्पिटल हैं, आप स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखिएगा, तो जो हॉस्पिटल होता है उसी कंपाउंड में ही डॉक्टर के रहने के लिए घर भी बनाया जाता है। और जो डॉक्टर रहते हैं इसलिए रखा जाता है क्योंकि पेशेंट है, डॉक्टर की कभी जरूरत पड़ेगी, अगर मैंने बोल दिया घर जा तब तक बुलाऊंगा तब तक पेशेंट निकल जाएगा, उससे बढ़िया यहीं आसपास देते हैं, कुछ भी जरूरत होगी क्या करेंगे, उसको बुला लेंगे। तो वो घर दे देते हैं, उसे बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। हाँ, इसके आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन आपका फायदा हो रहा है, कम से कम तो आपके 10,000 बच ही रहे हैं, तो आपको 10,000 का बेनिफिट हो रहा है, ये रहा। या तो मैं घर दे दूंगा, या मैं बोलूंगा भैया मैं तेरे को घर नहीं दे सकता, किराया दे दूंगा, तू ढूंढ ले कहां, मेरे सरदर्दी मत पाल। तो अगर आपको मैंने घर नहीं दिया है, मैंने आपको किराया दिया, तो मैं आपको दे दूंगा हाउस रेंट अलाउंस। आपने बोला सर एक कार अरेंज कर देते, तो मैं आपको कार की भी फैसिलिटी दूंगा। मान लेते हैं मैंने आपको कार की फैसिलिटी दी और इस पे खर्चा मेरा मान लेते हैं कि 3,000 महीने का मान लो। मैंने बोला जो मैं आपको कार दे रहा हूं ना, अब कंडीशन लगाऊंगा कि एक काम करना, ऑफिस के भी काम इसी से कर लेना, घर का भी कर लेना।
अगर ड्राइवर मांगोगे तो मैं ड्राइवर भी दूंगा। उसके बाद फिर आपने बोला सर दवाई ववाई के लिए कुछ बीमार पड़ जाते हैं, वो भी तो आपको देखना है। बोला ठीक है, आपको मेडिकल अलाउंस देंगे हम, मेडिकल अलाउंस देंगे, वो भी दे देते हैं 2,000 रुपए। आपने बोला सर मेरा एंटरटेनमेंट का, मैं थोड़ा मूड फ्रेश करूं, 3-4 महीने से काम कर रहा हूं, घूमने उमने के लिए मेरी टिकट विकेट करा दो कहीं का। बोला कोई बात नहीं, आपको लीव ट्रेवल अलाउंस भी देंगे हम, लीव ट्रेवल। लो आप 50,000, मतलब कि अब ऐसा नहीं कि हर महीने मिलेगा ये, मैं ये भी आपको दूंगा, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा। आपने देखा होगा कि कई बार एम्प्लॉयर जो होता है अपने एम्प्लॉय को घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से एम्प्लॉय को अपने पास रिटेन करने का तरीका है। आपने बोला सर ओवर टाइम मैं काम कर रहा हूं तो मेरी सैलरी ओवर टाइम भी तो मिलनी चाहिए, मैंने बोला ओवर टाइम भी देंगे आपको, ये लो ओवर टाइम, लो 500 रुपए, जितना काम करोगे ओवर टाइम लो। उसके बाद बोला सर दिवाली आ गई है, तो कुछ घर के खर्चे वर्चे होते हैं एक्स्ट्रा, तो थोड़े पैसे अलग से देने चाहिए आपको। मैंने ठीक है बोनस भी देंगे आपको। क्या देंगे हम आपको? बोनस। दिवाली पे आपको लो 10,000 रुपए बोनस दिए, आराम से जाओ मिठाई उठाई खाओ, बम पटाखे चलाओ। लेकिन साल में एक ही त्यौहार हम मनवा सकते हैं आपके, आप अगर बोलोगे सारे त्यौहार मनवा दो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। दिवाली हर जगह का अलग है, जैसे दिल्ली और मुंबई वगैरह इस साइड, जैसे इस साइड एरिया में दिल्ली में दिवाली मनवाते हैं, और अगर आप वेस्ट बंगाल में चले जाओगे तो वहां पे मनवाते हैं वो दुर्गा पूजा बोलते हैं जिसे दशहरा, वहां पे मिलता है उनको बोनस। अरे किसने कहा? हाँ, सरस्वती पूजा नहीं बोला मैंने, दुर्गा पूजा बोला, दोनों तो एक ही है। हाँ तो एक ही होता है दोनों, तो मैंने तो आज तक बचपन से यही सुना है। तो दुर्गा पूजा में दोनों एक ही है, बच्चे कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग, एक ही होता है भाई, एक ही होता है। आप पूजा पाठ किया करो, आपका मन लगेगा तो समझ में आएगा। सिर्फ आप रावण को तो देख रहे हो। तो उसके लिए भी अलग कस्टमरी बोनस होता है। उसके बाद कई बार ऐसा आता है कंपनी के सामने हालात कि भैया आप हमारी कंपनी बंद हो रही है तुम चले जाओ, तो गवर्नमेंट कहता है ऐसे कैसे निकाल दोगे, आपके भरोसे टिक रहा था, 3 महीने की सैलरी दो पहले उसे, और घर पे 3 महीने तक नौकरी ढूंढेगा, लग जाएगा कहीं जाके, तो उसको बोलते हैं रिट्रेचमेंट कंपनसेशन फंड, तो वो भी दिया जाता है। अब जब रिटायरमेंट हो गए तब भी आपको पैसे मिलेंगे, भाई रिटायर हो गए अब मेरा कौन रखेगा, 60 साल तक तो आपने मेरा खून चूस लिया, अब इस उम्र में काम कर नहीं सकते तो बुढ़ापे में कौन ख्याल रखेगा। तो सरकार ने बोला भैया हम आपको, जब आप छोड़ के जाओगे मुझे, तो हम आपको थोड़े इतने पैसे दे देंगे जिसमें आप बहुत खुश रहोगे, लेकिन ज्यादा खुशी मना के पैसे खर्च कर दोगे तो दिक्कत वाली बात है। तो आपको थोड़े से पैसे दे दिए जाते हैं ग्रेजुएटी के नाम पे। ग्रेजुएटी क्या होता है? एक लमसम अमाउंट होता है। फिर कुछ पैसे दे दिए जाते हैं पीएफ के नाम का, यानी ग्रेजुएटी या पीएफ। और फिर आपको हर महीने पेंशन भी दिया जाता है, आपने सुना होगा पेंशन। वैसे कहते हैं अब बंद हो गया, लेकिन नहीं, वो अलग अलग तरीके से दे दिए जाते, तो पेंशन भी दिया जाएगा आपको। हर जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हो सर आप मुझसे 30 दिन काम, 30 दिन में 24 दिन काम करवाते हो, 4 छुट्टी देते हो, मैंने 4 ही तो होते हैं, बोलते नहीं, महीने के 2 छुट्टी तो ऐसे दो जो कि हम कभी भी मार ले तो सैलरी ना कटे, ऐसे छुट्टी दो, हमारी मर्जी हो जब मन छुट्टी कर लेंगे, अगर हमने छुट्टी नहीं करे तो 2 दिन के पैसे दे देना मुझे क्योंकि हम मन लगा के काम कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट, तो वो भी आपको चाहिए। यानी आप समझ रहे हो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉयर आपका कितना ख्याल रख रहा है, वो अपने घर से ज्यादा ख्याल एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय का रखना पड़ता है हर चीज। अब आपका जो भी मांगना हो एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय की शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि ये मेरे लिए एसेट्स है, मेरे लिए बिजनेस के लिए
एक तरीके से हमारे लिए ऐसा पर्सन है जो कि ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है, इसके बिना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो आपकी सारी शर्तें मानेगा वो। अब इसको अगर आप, मैं नॉर्मली जोड़ता हूं तो आपकी सैलरी बस 10 ही हजार है, लेकिन अगर मैं इसको जोड़ूं 10 हजार, 5 हजार, 5 हजार, 2 हजार, 1 हजार, 500, 5 हजार, और इसको मैं जोड़ रहा हूं तो देखो 54 हजार सैलरी मिल गई। कितनी सैलरी मिल गई आपको? 54। जब आपको 54 सैलरी दिया जाएगा तो आप बोलोगे मेरी सैलरी 54 है, लेकिन आपकी सैलरी 54 नहीं है, सैलरी में बहुत सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं ये सब। इसको मिला के कितने बनेंगे आपके? 54 हजार रुपए। तो सर इस चैप्टर में आप क्या सिखाओगे? इस चैप्टर में मैं बस इनको जोड़ना सिखाऊंगा, लेकिन सारे के सारे टैक्सेबल आपके हाथ में हो जाए, सारा का सारा आपको टैक्स देना पड़े। जैसे आपको मान लो चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, ये तो आपके 54 हजार हो गया, आपको 54,000 पे सरकार को टैक्स देना होगा। गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, आप 54 पे मत दो, हम आपको इसके अंदर जो मैंडेटरी चीज आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए थी उसको हम इसमें जोड़ने, टैक्स के पर्पज से हम इस पे नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि सपोज करो वो मैंडेटरी चीज में अगर मान लिया जाए, वो कहता है कि लंच मेरे लिए मैंडेटरी है, गवर्नमेंट कहता है आपके बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए मैंडेटरी है, तो जब मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा टैक्सेबल के लिए तो ये अमाउंट और ये अमाउंट मैं ऐड ही नहीं करूंगा, क्योंकि आपको कितनी सैलरी मिल रही है वो नहीं निकाल रहे, किस सैलरी पे टैक्स देना वो निकाल रहे हैं। समझ रहे हो बात मैं क्या बता रहा हूं? गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है भैया, अब मेडिकल भी तुम्हारे लिए मैंडेटरी है तो ये भी नहीं जोड़ूंगा। तो अगर मैं ऐसे अगर कैलकुलेशन निकालू सैलरी का तो 10 हजार, 5 हजार, 2 हजार, यानी सिंपल सी बात है ना, 54 हजार में से मैं माइनस कर दूंगा 5 हजार, 500 और 2 हजार। तो सरकार के नजर से आपको जो टैक्स देना है वो देना है 46,500। लेकिन वर्कर की इच्छाएं आपको पता है, मैंने तो कुछ लिमिटेड इच्छाएं लिखी है, और इच्छाएं कितनी लंबी हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है इच्छाएं। अब उस डिजायर में से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसपे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लेना है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, वो सारी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी शुरू से लास्ट तक। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में, कि किस सैलरी इनकम पे टैक्स देना है। ये नहीं कि आपकी सैलरी कितनी है, किस सैलरी इनकम पे टैक्स देना है, कौन कौन से हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन का मतलब जिसमें हमें टैक्स नहीं देना होगा, कौन कौन सी चीजों पे टैक्स देना होगा। बहुत सारी जगह ऐसे भी आएंगे जिसमें कुछ पार्ट पे टैक्स दोगे, कुछ पे नहीं दोगे। तो सैलरी इनकम में अब मजे की बात देखो, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होना चाहिए। कई जगह पे लोगों को सैलरी मिलता है ना, तो वहां पे एम्प्लॉयर होता ही नहीं है, उसका कोई मालिक ही नहीं है, लेकिन उसको सैलरी मिलता है। जैसे मैं अगर सिंपल सी बात करूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए या एमपी, इनका मालिक कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। आपने सुना है कि ये इसके अंडर काम कर रहे हैं? कभी अपने आसपास जो आपके एमएलए रहता है, कभी सुना है ये इसके अंडर इसका मालिक जा रहा है, देख वो जा रहा है इसका मालिक? नहीं सुना। तो कहते हैं कि जब कभी भी सैलरी दिया जाएगा तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, डेफिनेशन में लिखा है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा तभी उसको सैलरी देंगे, लेकिन कुछ जगह पे आपको डीम्ड एम्प्लॉय भी मान लिया जाता है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और कानून जो बनाते हैं ना, अब तो डायरेक्ट कोस्ट कोड टैक्स आ रहा है, 2025 आने वाला है, डीटीसी। तो जब कभी भी जो कानून बनाता है ना, वो अपने लिए हमेशा भला चाहता है। तो जो एमपी एमएलए है ना, उन्होंने पता है क्या किया, बोल रहा हमारी सैलरी में सिर्फ बेसिक बेसिक जोड़ो, बाकी कुछ मत जोड़ना। तो उनकी सैलरी निकालते हैं ना, तो स्पेशली सिर्फ ये जुड़ता है, बाकी सब खत्म, जीरो कर दिया उन्होंने। कानून वो बना रहे हैं तो अपने सोच के बोला अगर कोई एमपी है और उसका अगर टैक्सेबल सैलरी निकाला जाएगा तो ये चीजें लेगी, और बहुत कम अमाउंट जोड़ा जाएगा उसमें। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी? मैं तो अभी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, एक एक चीज मेरे को बेसिक सिखाने में 2 दिन लग जाएंगे, बेसिक सैलरी निकालते कैसे हैं। तो एक एक चीज जब आपको पता चलेगा तब आपको समझ में आएगा ये सैलरी चैप्टर कैसे कैलकुलेट होगा हमारा। बोनस अलग है, कमीशन अलग है, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे अगर मैं बताऊं तो देखो क्या क्या हो सकता है। जैसे बेसिक सैलरी निकालना सीखेंगे, इसके लिए मैंने 2 दिन रखा हुआ है कि 2 दिन में आपका
मैं बेसिक सैलरी निकालना सिखा दूंगा। अभी दिन पता चल जाएंगे। सर बेसिक सैलरी में क्या निकालना सिखाओगे? अभी सिखाएंगे ना, आज ही सिखाएंगे, आप देख लेना कैसे निकालना सीखेगा, आपको भी लगेगा हाँ कुछ तो सीखा है आज। इसके बाद डीएनएस अलाउंस ये निकालना नहीं सिखाएंगे, जिसके आगे टाइम लिख रहा हूं वो तो आज ही हो जाएगा मान लो। चलो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस कौन सा होता है? जैसे आप किसी कोयले के खदान में काम कर रहे हो, कोल कोल माइन में काम कर रहे हो, या फिर आप किसी रिफाइनरी में काम कर रहे हो, तो उसमें आपको जमीन पे जाना पड़ता है, या फिर कैसे बॉर्डर एरिया पे काम कर रहे हो जहां पे आपका डाउन एरिया है, तो अंडरग्राउंड अलाउंस। एडवांस सैलरी देंगे, एरियर सैलरी होगा, तो ये सब को सीखना पड़ेगा भाई। इसके बाद लीव एनकैशमेंट, भैया एक दिन 2 दिन तो इसी में लग जाएगा। लीव एनकैशमेंट टाइम रिटायरमेंट, इसमें भी एक दिन लग जाएगा। सैलरी लीव नोटिस ये तो छोड़ देते हैं चलो। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, फीस कमीशन, बोनस, ग्रेजुटी, इसके अंदर 2 दिन। मतलब कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जिसके प्रोविजंस को मुझे समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रोविडेंट फंड में पैसे कोई एम्प्लॉयर डालता है तो 12% तक टैक्सेबल है, 12% तक एग्जेम्प्ट है, 12% से एक्सेस जो होगा टैक्सेबल होगा। ये कैसे पता चलेगा? जब मैं आपको सारी नोटिंग कराऊंगा। इस चैप्टर के अंदर आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नौकरी करो, अगर अकाउंटेंट की जॉब करते हो या नहीं करते हो मतलब नहीं है, कहीं भी जॉब करोगे आप तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चैप्टर है ये। और हर जगह, चाहे बच्चा सीए में हो, चाहे बच्चा सीएमए में हो, चाहे बच्चा सीएस में हो, चाहे बच्चा बीकॉम में हो, चाहे बच्चा एमकॉम करे, चाहे बच्चा एमबीए करे, इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है और इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। मंथली पेंशन क्या होगा ये भी सीखने में टाइम लगेगा। लमसम पेमेंट पेंशन क्या होता है सीखने में टाइम लगेगा। पेंशन अंडर एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, नया लॉन्च किया था ये, इसमें भी सीखने में। आपका एन्युटी एम्प्लॉयर क्या होता है, एनुअल रिसिप्ट क्या होता है, रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिट्रीटमेंट कंपनसेशन क्या होता है, ये सब सीखना पड़ेगा हमें धीरे धीरे, तब जानेंगे। तो सर सैलरी चैप्टर क्या है, ग्रेजुएटी क्या होता है, बच्चे पूछ भी रहे हैं ग्रेजुएटी क्या होता है। अभी तो मैंने बोला सिर्फ ग्रेजुएटी। अब यकीन मानो ग्रेजुएटी सिखाने में मेरे को 2 दिन लग जाएंगे सिर्फ ग्रेजुएटी वर्ड को समझाने में और इससे रिलेटेड कैलकुलेशन में। और वैसे नॉर्मली होता है जब कभी एम्प्लॉयर रिटायर, अपना एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक इकट्ठा पैसा देते हैं, टिप मान लो। आप सिंपल सा समझो, एक बात आपको बोलता हूं, आप कहीं खाना खाने जाते हो, होटल में अगर जा रहे हो, अच्छे रेस्टोरेंट में वगैरह में, तो वेटर जो सर्व करता है उसको 10 20 50 जो जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपके पास कैपेसिटी, उतने क्या दे देते हो। और कितनी देर आपके साथ काम कर रहा है आपके लिए वो? आधा घंटा, 1 घंटा। अब 8 घंटे तो नहीं करेगा वो, आधा 1 घंटा काम किया आपके लिए, आपने टिप दे दिया खुश होके। यानी एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए 32 साल काम कर रहा है, 35 साल काम कर रहा है, उसको टिप नहीं मिलना चाहिए क्या? तो जो वो टिप होता है एक तरीके से वो ग्रेजुएटी है, मतलब एक बड़ा अमाउंट देते हैं उसे, लाखों रुपए दे देते हैं, हम बोलते हैं लो भाई तुम ऐश करो। और सारी चीजें हम एक एक करके इसमें सीखेंगे। तो हम पहला, मैंने बोला सबसे पहले सीखेंगे बेसिक सैलरी। तो सर बेसिक सैलरी क्या होता है आइए समझते हैं। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का मतलब वो सैलरी जिसमें आपके बेसिक नीड्स कंप्लीट फुलफिल हो जाएगी, उसे बेसिक सैलरी के कैटेगरी में रखा जाएगा। सर बेसिक सैलरी में कैसे कैलकुलेट करोगे? एक तो इसके अंदर हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ग्रेड सैलरी। ग्रेड। दूसरा आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखोगे ड्यू बेसिस सैलरी। हम दो सीखेंगे, आज सीखेंगे ग्रेड और अगली क्लास में सीखेंगे ड्यू बेसिस सैलरी। अब सर ग्रेड सैलरी क्या होता है? जब आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो, कभी भी जाते हो ना, तो आपको एक वो, जैसे मान लो जॉब के लिए गए तो आपने अपना रिज्यूम दिया, अगर आप सेलेक्ट होंगे तो वो भी आपको एक कागज देंगे। उस कागज को क्या बोलते हैं? ऑफर लेटर। सुना है नाम आपने सभी ने, ऑफर लेटर। ऑफर लेटर देंगे। ऑफर लेटर में क्या होता है?
कि हम आपको अपने काम पे रख रहे हैं, और सारी सैलरी की भी डिस्क्रिप्शन होगी वो, कि आपकी तनख्वाह ये होगी और आपकी तनख्वाह कब कितनी बढ़ेगी, किस परसेंटेज पे बढ़ेगा, वो सारी बातें आपको इस ऑफर लेटर में लिखा होता है। और उस ऑफर लेटर में एक सैलरी वाले जगह पे कुछ ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लो 20,000, 500, 22,000, 700, 25,000, ऐसे कुछ लिखा होगा हाइफन करके। अगर किसी ने जॉब वगैरह पे कहीं गए होंगे तो ये ऐसा लिखा होगा। लेकिन अगर आपको देखो, आपको नहीं पता तो आप इसको देखते रहोगे, यार पता नहीं क्या दे दिया इसने, झमेला दे दिया, सैलरी मेरी कितनी है, करोड़ों में है, लाखों में, हजारों में, समझ नहीं आ रही कितनी सैलरी है मेरी। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आपकी सैलरी 20,000 है और आपकी हर साल बढ़ोतरी होगी 500। हर साल कितने इंक्रीमेंट लगेगा? 500। और जैसे ही 500 आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो जब आपकी 22,000 सैलरी पहुंच जाएगी इंक्रीमेंट लग लग के 4 साल बाद, तो फिर आपकी इंक्रीमेंट अब 500 नहीं करेंगे, आपकी इंक्रीमेंट कितनी करेंगे? 700 रुपए हर साल का। जैसे ही वो लग लग के 25,000 पहुंच जाएगी, तो आपकी इंक्रीमेंट, मान लो मैं यहां पे हाइफन कर देता हूं 1,000, तो अब आपकी सैलरी हर साल कितनी बढ़ने लगेगी? 1,000। तो ये ग्रेड है, ये क्या है हमारा? ग्रेड। तो ग्रेड सैलरी क्या होता है कि आपका सैलरी में इंक्रीमेंट कब लगेगा, वो एक मान लो न्यूमेरिक फॉर्म में आपको गिवन होता है, उससे आपको अंदाजा लगाना होता है कि भैया मेरा सैलरी कितना इंक्रीमेंट होगा। तो रूल क्या कहता है, ग्रेड सैलरी की हम बात ही कर रहे हैं, तो रूल क्या कहता है, आइए हम देखते हैं पहले ग्रेड सैलरी। नॉर्मली जो नॉर्मल जॉब करते हो, तो रूल क्या कहता है यहां पे? रूल ये कहता है कि आपने जिस दिन ज्वाइन किया है, जिस दिन, सपोज आपने ज्वाइन किया है 1 अप्रैल को, अगर ज्वाइन किया है 1/4 को, तो आपकी सैलरी जो इंक्रीमेंट लगेगी, 1 साल कब कंप्लीट होगा आपका? आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा 31/3। और जब 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा नौकरी का, तब आपका अगला साल माना जाएगा 1 अप्रैल, जो भी साल नेक्स्ट होगा, और यहां पे आपकी सैलरी बढ़ा के देंगे। अगर आप मान लो 10 जनवरी को जॉब ज्वाइन करते हो, 10 जनवरी को, 10/1 मान लो 2022 को, तो आपका साल जो खत्म होगा कब होगा? वो जनवरी है आपका, तो सेम आपका 10 तारीख को ही होगा, 10 दिसंबर 2022। 10 दिसंबर ही होगा ना? हाँ, 1 साल होगा कब? सॉरी, ये भी 10 जनवरी को ही जाएगा, ये भी 10 जनवरी जाएगा, एक दिन पहले होगा इससे, यानी 9/1/2023, यही होगा 1 साल। अब जब आप अगले दिन आओगे 10 जनवरी को, फिर से 10 जनवरी 2023 को, तब आपकी सैलरी बढ़ेगी। यानी आपका सैलरी इंक्रीमेंट कैसे लगेगा? जिस दिन ज्वाइन किया है उस दिन से 1 साल आप नौकरी कर लो, उसके बाद बढ़ जाएगी आपकी। अगर आपने मान लो, सपोज करो 1 फरवरी को आपने ज्वाइन किया है, 1 फेब को, तो आपकी सैलरी 1 साल कब कंप्लीट माना जाएगा आपका? आपका 1 साल माना जाएगा आपका 31 जैन को, यानी एक दिन पहले। और जैसे ही 1 फेब में जब आप आएंगे, 1 फेब में, तो आपकी सैलरी यहां पे क्या होगी? बढ़ के मिलेगी। किसमें? इसमें नहीं, ठीक है वो, दिसंबर तक तो पूरा साल ही नहीं होगा ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर साल होता है। तो हम अगर देखें यहां पे, तो रूल के हिसाब से देखा जाए, तो आपको पता है क्वेश्चन कैसा गिवन होगा। चलो मैं एक बार कुछ और एग्जांपल लूंगा। जैसे मैंने आपका कहा कि आपका ग्रेड सैलरी है, ग्रेड सैलरी है 20,000, फिर 500,
फिर 21,000, फिर 1,000, फिर 24,000, फिर 1,500। ये ऐसे दे दिया। और इस और ये आपने जो ज्वाइन किया है 1/1, 2,000, 2015 को आपने ज्वाइन किया है 1 जनवरी 2015 को। और मैं जानना चाहता हूं कि बताइए 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक आपकी व्हाट इज द सैलरी, व्हाट इज द सैलरी। अगर मैं बोलता मेरी सैलरी 5,000 महीने की है तो झट से 12 से मल्टीप्लाई कर देते, आप बोलते सर आपकी सैलरी 60,000। लेकिन आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि इस साल तक पहुंचते पहुंचते आपकी सैलरी एक्चुअल में थी क्या। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये मुझे चाहिए और आपको ग्रेड दे दिया उसने कि इस तरीके से होगा। और आपका ज्वाइनिंग डेट क्या है? ज्वाइनिंग डेट क्या है आपका? 1 जनवरी। अब ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 1/1/2015, 1/1/2015 एंड कब हो जाएगा? 31/12/2015। आपकी सैलरी क्या रहेगी यहां पे? 20,000। उसके बाद 1/1/2015 सॉरी 2016 से 31/12/2016 आपकी सैलरी क्या होगी? कितना इंक्रीमेंट लगेगा? तो अगले साल सैलरी आपकी होगी 20। 1/1/2017 से 31/12/2017 अब आपकी सैलरी कितनी होगी? फिर से 500 रुपए और बढ़ेंगे, यानी कितने हो जाएंगे? 21,000। फिर आपका सैलरी बढ़ेगा 1/1/2018 से 31/12/2018। 21,000 तक तो ये रहता है। 21,000 को जंप करते ही आपकी सैलरी कितनी बढ़ने लग जाएगी? हर साल का 1,000। तो अब सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 22,000। कितने ऐड किए मैंने? क्योंकि यही बोला गया था। इसके बाद 1/1/2000 क्या रहेगा हमारा? 19 से 31/12/2019। अब कितना बढ़ेगा आपका? 1,000। तो यानी अब कितनी सैलरी होगी? 23,000। 24,000 तक 1,000 बढ़ेगा। उसके बाद 1/1/2020 से 31/12/2020 अब सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी? 24,000। इसके बाद 1/1/2021 से लेके 31/12/2021 अब सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी? सैलरी कितनी हो जाएगी बताओ? 24,000 थी। मैंने बोला भैया 24,000 तक आपकी 1,000 बढ़ती रहेगी। और जैसे ही 24,000 क्रॉस करोगे तो कितना बढ़ने लग जाएगा? 1,500। यानी अब कितना हो जाएगा? 25,500। मान लेते हैं, मैं इसको लिख देता हूं, 28,000 के बाद जो बढ़ेगी वो 2,000 बढ़ेगी। ये एरो लग जाता है मेरे से, एरो है नहीं, ठीक है। ये और ग्रेड मैंने बढ़ा दिया आगे। अब 1/1/2022 से लेके 31/12/2022 तक सैलरी कितनी होगी? कितनी बढ़ेगी? 27,000। समझ रहे हो? इसके बाद 1/1/2023 से लेके 31/12/2023 तक आपकी सैलरी कितनी होगी? क्योंकि बोला 28 के बाद 2,000 बढ़ेंगे, 28 से पहले तक तो 1,500 ही बढ़ाएंगे। कितने हो जाएगी? 500। अब इसके बाद 1/1/2024 से लेके 31/12/2024 तक आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट 2,000 लगेगा तो कितना हो जाएगा? 30,500।
यहां तक समझ में आया कैसे करा? अब हमें जो सैलरी कैलकुलेट करना है दैट इज हमें कैलकुलेट करना है इस डेट से लेके इस डेट तक का। अब ढूंढो इस डेट से इस डेट में कौन से में आएगा, इधर तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2020 ही चल रहा है। अब यहां पे कंफ्यूजन है क्योंकि 23 और 24 है, तो 23 इधर आ रहा है और 24 इधर, ये 22 है। तो हमें अगर अप्रैल 23 की बात करें वो इस कैटेगरी में आएगा, अप्रैल 23 किस में आएगा, इस वाले कैटेगरी में। तो अप्रैल 23, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक यहां रहेगा यानी 9 मंथ। तो हमें 9 मंथ तो ये मिलने वाला है। और दिसंबर के बाद जनवरी में आ जाएंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च जो कि 2024 के अंदर चला जाएगा, तो उसमें किस कैटेगरी में आ जाएंगे हम, यानी हमें 3 महीने ये मिलेगा। तो मैंने बोला कि बताओ इस साल की सैलरी कितनी है, तो मैं बोलूंगा सैलरी जो होगा इज इक्वल टू, वो होगा 28,500 इंटू में 9 और 30,500 इंटू में 3, यानी जो आपकी बेसिक सैलरी मानी जाएगी 28,500 इंटू 9 दैट इज 2 और 30,500 इंटू 3 यानी 91। ये लीजिए जी आपका सैलरी आ गया 348। आपको धीरे धीरे समझते जाना है, बढ़ते जाना है, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां समझ में आया कैसे निकाला हमने, क्या क्राइटेरिया था? क्योंकि एग्जाम में बोला जाएगा आपको बेसिक सैलरी निकालिए, तो बेसिक सैलरी बोल दिया गया तो हम निकालेंगे नहीं, पहले हमें ये चीजें करना ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो वो अलग बात है, बाकी आपको पूरा करके देखोगे तभी एग्जैक्ट पता चलेगा। आइए चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स ने ज्वाइन किया सर्विस, सर्विस का मतलब जॉब, विद ग्रेड 12,000, उसके आगे हाइफन लगा है 300, फिर होगा इसका 13,800, फिर हाइफन लगा है कितना हो जाएगा 17,000, ऑन 1/6/2011 कंप्यूट हिज बेसिक सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। यानी हम जानना चाहते हैं 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक इसको कितनी सैलरी बेसिक मिलेगी बताइए, ये जानना चाह रहे हैं। तो आपको फिर से वो वाली कैटेगरी पूरी क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने ज्वाइन किया है कब, 1/6/2011, तो अगर देखा जाए तो 1/6/2011 से आपकी सैलरी कब तक, 1/6/30, 1/6 है, यहां से 31/5/2012 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। ज्वाइनिंग के इतने से है 12,000। पहले देखो ये समझ में आया, आया समझ में, एक साल यहीं पे होगा। इसके बाद फिर से जैसे आओगे 1/6/2011 12, सॉरी 2012 से 31/5/2013 आपकी सैलरी 12 नहीं रहेगी, बढ़ जाएगी। कितने कितने बढ़ाने को बोल रहा है वो, 300। तो यहां सैलरी होगी आपकी 12,300, बढ़ गई आपकी तनख्वाह। क्योंकि कहीं भी आप जब जॉब करने जाते हो ना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपसे बोलेगा नहीं कि इतनी सैलरी बढ़ेगा, और आप ऐसे नहीं बोलोगे सर तनख्वाह बढ़ा दो। वो पहले ऑफर लेटर में लिख देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे बढ़ेगा, सब कुछ तुम्हें क्लियर है, एक्सेप्ट करना है तो बता दो, रिजेक्ट करना है तो बता दो। आप मजबूरी मत सुनाना कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, घर पे ज़्यादा मजबूरी आ गई है, अब कोई बीमार पड़ गया। भैया ऑफर लेटर में जो दे दिया, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल क्लियर कट चलते हैं। इसके बाद एक साथ, सॉरी रहेगा तो 6 ही, 1/6/2013 से 31/5/2014 कितनी सैलरी होगी, 12,000। उसके बाद 1/6/2014 से लेके 31/5/2015 अब कितनी सैलरी होगी, 12,900। 13,800 तक कैसे चलेगा, 1/6/2015 से लेके
31/5/2016 कितनी सैलरी होगी? 13,200। इसके बाद 1/6/2016 से लेके 31/5/2017 कितनी सैलरी होगी? क्योंकि 13,800 तक बढ़ेगा 300। फिर से 1/6/2017 से लेके 31/5/2018 तक अब सैलरी कितनी होगी? अब 1/6, अब कलर चेंज कर देते हैं, 1/6/2018 से लेके 31/3, अरे 3 ही याद आती है, 31/5/2019 अब कितनी सैलरी होगी? 14,000। अब पता है मैंने कितना बढ़ाया है? 400, क्योंकि यहां तक खत्म हो गया था ये ग्रेड, इसके बाद आप सीनियर हो गए थोड़ा, अब 100 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे आपके। इसके बाद 1/6/2019 से लेके 31/5/2020 तक अब फिर से 400, तो 14,600, 17,800 तक 400 की बढ़ोतरी रहेगी। इसके बाद 1/6/2020 से लेके 31/5/2021 तक अब फिर 400 बढ़ेगा, तो कितने हो जाएंगे? 15,000। इसके बाद 1/6/2021 से लेके 31/5/2022 तक अब होगा 15,400। 1/6/2022 से लेके 31/5/2023 तक आपकी सैलरी होगी 15,000। अब वो समय खत्म होने वाला है 1/6/2023 से लेके 31/5/2024 सैलरी होगी आपकी 16,000। और ये डेट बताओ इसके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे हमें इस डेट तक तो पहुंच ही गए, हमें पहुंचना था 2023 का अप्रैल, और वो उससे लेके कहां तक? मार्च 2024। तो देखो जो हमारा सैलरी जो होगा ना वो इन बिटवीन आएगा आपका। अरे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो जो सैलरी आएगा आपका वो बिटवीन आएगा, एक तो ये वाला, और एक ये वाला, इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले आप बताओ मार्च में कौन सा? अप्रैल में ये वाला रहेगा, 23 तो यहीं पे आएगा, अप्रैल यहां पे आएगा, मई, मई कहां आएगा बताओ? चलो मैं यहां ऐसे लिखता हूं, अप्रैल ए लिख दिया। अप्रैल में कौन सा सैलरी रहेगा, कितना बताओ? अप्रैल 2023 में बताओ कौन सा क्या रहेगा? आप देख के बताओ अप्रैल 2023 में क्या रहेगा? बच्चे कह रहे हैं 13,300 होगा, 13,200 की जगह है। 9/4/13, नहीं नहीं, 300 बढ़ोतरी होगा, ठीक है। वो कितनी सैलरी होगी? 15,800। मई में कितनी सैलरी होगी? अप्रैल का समझ में आया सबको? अप्रैल 2023 ढूंढो कहां है? 15,800। मई ढूंढो कहां है, मई में कितनी सैलरी होगी बताओ? 15,800 रहेगी मई में भी, मई में भी 15,800 रहेगा। जून में बताओ? जून में, अरे जून में मतलब बदल गया ना, तो जून को मैं अलग कर लेता हूं। जुलाई में बताओ? अब तो 16,200 ही चलेगा। यानी मुझे 2 महीने तक अगर मैं बेसिक सैलरी निकालूं तो मेरे 2 महीने तक रहेंगे 15,800, और बाकी जो बच गए 10 महीने 16,200। तो ये बनता है हमारा 31,600 162 193,600। ये आपकी बनेगी बेसिक सैलरी। अभी तो सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, अभी तो कितने सारे उसके फरमाइश बाकी है जिसको पूरा करेंगे। अभी पहले बेसिक पे हैं हम तो। बताइए, चेक करिए, आप सभी के बुक में होगा क्वेश्चन ये।
बताइए कितने बच्चों को डाउट है, हैंड रेज करिए फटाफट, जिस जिसको डाउट है हैंड रेज करके पूछिए, सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड। जिसको डाउट है फटाफट पूछिए। मैंने बहुत ही एक तरीके से बेसिक, मैं बताऊं कि मैं हर चीज में लिख लिख के करा। वैसे आप सोच रहे हो सर आप बोर कर रहे हो, बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर ऐसे ही कर लेते, आप फटाफट से गिन लेते, मन में भी गिन सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चले तो बेटर है। नो डाउट सर। चेक कर लिया? क्या आ रहा है उसमें? ईयर, असेसमेंट ईयर चेक करना, डेट, ऊपर 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 ज्वाइनिंग डेट। हाँ तो वो घट गया ना। मैंने थोड़ा सा डेट ना आगे पीछे, कुछ बच्चे चेक करेंगे आंसर, तो आपकी किताब में क्या है 12 और मेरी किताब में क्या है 11, बस इस वजह से। ठीक है, चलिए। अब एक सवाल आपको दे, एक सवाल आपको दे मेहनत करने के लिए थोड़ी सी, देखिए चलिए करके दिखाइएगा। ईमानदारी से रजिस्टर पे करना है आपको, ईमानदारी के साथ। कहता है कि ए ने ज्वाइन किया सर्विस ऑन, ये देखना 19 होगा आपकी किताब में, मैं 19 ही कर देता हूं। कितना है? 1/8/2019 है क्या? 1/8/2019, ये थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है, आप ताकि किताब से मैच मैच भी कर पाओगे। 1/3, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी से मैच करने लग जाना सारा। 1/8/2019 इन द ग्रेड सैलरी 12,000, फिर 300 बढ़ेगा 13,800 तक, फिर 400 बढ़ेगा 17,800, मतलब सेम है। एंड हिज सैलरी वॉज फिक्स्ड 14,200 फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बोला भैया ग्रेडिंग तो ये थी, आपकी ग्रेडिंग तो ये थी, लेकिन आपके टैलेंट के अनुसार हमने ऐसा नहीं सोचा कि आपको 12,000 से दे। जिस दिन आपने ज्वाइन किया, जिस दिन आपने ज्वाइन किया, कब 2019 में, मैंने बोला आपकी सैलरी है 14,200 रुपए फिक्स कर दी। तो अब जो ये ज्वाइनिंग कर रहा है वो कर रहा है 1/8/2019 में, और खत्म कब होगा एक साल? 31/7/2020 में। तब इसकी सैलरी पता है क्या होगी? 14,200। अगर ये 14,200 के ग्रेड स्टार्टिंग पे लगा है तो उसकी इंक्रीमेंट 300 रुपए नहीं लगने वाली, उसकी इंक्रीमेंट कितनी कितनी लगेगी अब डायरेक्ट? बताओ। 300 लगेगी इंक्रीमेंट। अगर मैं यहां की बात करूं, 1/8/2020 से 31/7/2021, बताओ मेरी सैलरी क्या होगी? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में क्या होगी सैलरी। कितनी सैलरी होगी? 300 रुपए बढ़ाएं 400 रुपए बढ़ाएं? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में, 300 बढ़ाएं कि 400? कौन कौन बच्चा कह रहा है कि 300 बढ़ा दो सर? 300 की इंक्रीमेंट लगाएं 400 की? हिमांशु कह रहे हैं 400 रुपए, 400 रुपए, 400, बिल्कुल सही। यहां पे आएगा 14,600। आप निकाल के बताओ, दो स्टेप मैंने बता दिया, आप जल्दी जल्दी निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा, बिना देखे बुक के अंदर। बुक में देखना नहीं है, खुशी निहाल सभी बच्चों का लगभग लगभग 400 आ गया है। जल्दी जल्दी आप बताओ, जल्दी जल्दी करके। और इवन ये पिछले एग्जाम में आया हुआ है पेपर में, मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैं जो सॉल्व किया पिछले एग्जाम में ये ग्रेड आया हुआ है। फुल आंसर बताना पूरे साल का 24-25 का क्या है। खुशी ने बता दिया 14,400, 16,400, 400, 400, सभी का जवाब सही है। अच्छा इसका आंसर बताएं, आपको ये बताना है कि हमारा सैलरी इस साल में कितनी बनेगी, और ये है असेसमेंट ईयर, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक हमारी कितनी तनख्वाह बनने वाली है। असेसमेंट ईयर 24-25 तो 23-24 का ही निकालेंगे, एक साल पहले का निकालते हैं ना असेसमेंट ईयर में। मैं भी देखूं थोड़ा करके। 1/8/2022,
जल्दी जल्दी करिए। निकाला आंसर किसी ने? 188 निकाल दिया है बच्चों ने। आपका क्या है? 188 आपका नहीं निकल रहा, मुश्किल सवाल है। तो फिर निकला क्यों नहीं? 15,000। 22 से 31/7/2023, 15,000
उसके बाद 1/8/2023 से लेके 31/7/2024 क्या होगा 15/600। आपका जो टाइम जा रहा है ना वो दो जगह पे जा रहा है, एक इसमें और एक इसमें। तो अप्रैल तो इसी में आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। तो बेसिक सैलरी होगा आपका 4 मंथ होगा आपका 15,400। बाकी रिमेनिंग 8 मंथ तो इसी में आना है, तो 8 इंटू में 15,600, 15,400 और 15,400 61,600, 15,600 इंटू में 8, 1,24,800 टोटल हो गया। मेरे तो कुछ और आ रहा है, आप लोगों को कुछ और आ रहा है, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया? 15,800 होगा लास्ट वाले में, बच्चे कह रहे हैं क्यों भाई? अच्छा, मैंने 300 बढ़ा दिया, 15,800। चलो जी, 15,800 बोल रहे हो तो 15,800, 8 इंटू में 15,800। अब जिस बच्चे ने ये बता दिया कि सर ये होगा, इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है। और जिस बच्चा सिर्फ सोच रहा है कि बता दो, बस दिखा दो आंसर, हम देख के हम खुश हो जाएंगे, उसको ना तो आ रहा है और ना कभी आएगा। जिस बच्चे ने खुद कैलकुलेट किया है और अपने एरर को समझा कि भाई हाँ ये गलती है, वो तो सीखने वाले मोड पे है और वो सीखेगा भी। और जो सोच रहा है कि बस सर अब करके दिखाएंगे और मैं आंसर को देखूंगा और देखने के बाद मेरे दिमाग में फिट हो जाएगा, तो वो नहीं सीख पाएगा ये चैप्टर। बताइए, किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है सभी को? तो ये हमने आज खत्म किया, दैट इज ग्रेड सैलरी। क्या खत्म कर लिया हमने? ग्रेड सैलरी। अगली क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, देखो अभी क्लास का टाइम ना आपका थोड़ा चेंज किया है, 7 बजे कर दिया है, 7:30 नहीं होगी, अब 7 बजे की क्लास रहेगी आपकी, ठीक है? आपकी क्लास 7 बजे। किसी का क्लैश तो नहीं होगा किसी से? बीएम या कौन सी? इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कौन सा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स कब होता है? तो मेरे तो कोई क्लैश ही नहीं होगा इसका मेरे ख्याल। चलो, मंथ कैलकुलेशन एक बार फिर से समझा दो। मंथ कैलकुलेशन ऐसे है ना, क्योंकि देखो, आप देखो अप्रैल, अप्रैल 2023 वो इसी में आएगा, 7 तक यही सैलरी रहेगा, मई भी इसी में आ रहा है, जून भी इसी में आ रहा है, जुलाई भी इसी में आ रहा है। तो अप्रैल मई जून और जुलाई, तो 4 महीने तो इसी में आ गए। और उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक रहना है, तो 8 महीने इसमें आ गए, इस वाले में 8 महीने आ जाएंगे। तो इसलिए 8 महीने में यहां ये मल्टीप्लाई कर दिया और 4 महीने में ये मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो जरूर हैंड रेज करके पूछ लीजिए आप, क्योंकि देखो लाइव क्लास का यही फायदा है कि आपसे मैं पूछता रहता हूं, डाउट बताइए। ठीक है सर, समझ गया। बताइए, है किसी का डाउट? नो डाउट। सभी बच्चे कमेंट में लिखें नो डाउट। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं लिखूंगा नहीं, मेरा डाउट नहीं, तो बैठे रहते हैं। सभी लिखें नो डाउट। अगर नहीं है, अगर 1% भी डाउट है तो बताइए यस डाउट। फाइनल ईयर है, अच्छे से पढ़ना होगा आपको। तो जिनका इंटरनल है, इंटरनल के लिए प्री रिकॉर्डेड वीडियो डला हुआ अगर मैं चेक करूंगा, डलवा दूंगा प्री रिकॉर्डेड, उससे आप कर लीजिएगा। बिल्कुल आ गया सभी का, दिव्य का आ गया, मैं सभी बच्चों का आ गया, वेरी वेरी गुड। अब आपको बड़े ईमानदारी के साथ पढ़ना है ये चैप्टर भी, और बाकी कॉलेज में इंटरनल काफी बच्चों के स्टार्ट होंगे या टेस्ट होंगे, जो भी, उसको अच्छे से देना है आपको टेस्ट। चलिए, क्लियर है? क्योंकि आज मैं दूसरा कॉन्सेप्ट भी करा सकता था, लेकिन अभी आज जिस दिन स्टार्ट होता है ना, थोड़ा हल्का रखूंगा, दूसरा करा दूंगा तो फिर मिक्सड अप हो जाएगा। इसके ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसलिए सिर्फ मैंने इसको 7 बजे किया
क्योंकि 8:30 तक तो पहले क्लास होती थी, 7:30 से 8:30 पौने 9 तक तो जा ही रही थी। अब मैं 7 से फिर धीरे 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 टाइम को बढ़ाना चालू करूंगा। आपका इस बार सिलेबस ना जल्दी खत्म करेंगे हम, ठीक है? इस बार सिलेबस में ज्यादा टाइम बढ़ा करके जल्दी खत्म करूंगा। सर लिंक दे दो बुक की ग्रुप में लिंक। चलिए आज मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आज मैं लिंक खुद बैठ के बना के आपको दे दूंगा। बाकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है? मेक माई डिलीवरी, है ना? मेक माई डिलीवरी इस वेबसाइट पे मिल जाता है, बाकी मैं आपको दे दूंगा लिंक। और नियर बाय शॉप से लोगे तो भी मिल जाएगा आपको। चलिए, वेरी वेरी गुड नाइट, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास है आपका कब? नेक्स्ट क्लास है आपका थर्सडे। और हाँ, 2 छुट्टी मैं शायद ले सकता हूं, और वो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी। छुट्टी तो मैं नहीं लूंगा, मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। वो छुट्टी मेरी हो सकती है थर्सडे के बाद, सैटरडे और ट्यूसडे 2 छुट्टी हो सकती है शायद, मतलब कि होगी। लेकिन उसकी आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगी, तो ये मत समझना कि सर रिकॉर्डिंग लेक्चर क्यों दे रहे हो। तो 2 छुट्टी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सर मैनेजमेंट का एमएन अरोड़ा उसका भी दे दूंगा आज। बुक की लिंक डाली नहीं है क्या हमने इसमें? एक बार आप ना पिंग देखना, चैट में सबसे ऊपर है नहीं है, अभी मैं चेक करा के फिर मैं डलवा दूंगा। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।